नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। वक्फ कानून को लेकर विपक्ष लगातार विरोध की राजनीति पर कायम है, तो वहीं अब मायावती ने भी खुलकर इसे स्थगित करने की मांग कर दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी लगातार विरोध के सुर में बोल रहे हैं। और इस बीच न्यूज 18 पर राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक शब्दों में वक्फ कानून के विरोधियों पर खुलकर प्रहार किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कानून न केवल तुष्टीकरण की राजनीति को चुनौती देगा, बल्कि गरीब मुसलमानों के हितों की रक्षा भी करेगा। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ गिने चुने नेता ही इसका विरोध कर रहे हैं। ये कानून कमजोर मुसलमानों को इसका हक दिलाएगा, इस बात को हमारे मंच से रखा। तो अब सवाल ये कि क्या वक्फ पर मोदी की खरी खरी, विपक्ष की पोल खुली और वक्फ से मुस्लिमों को नहीं ठेकेदारों को परेशानी। आज इसी पर करेंगे महाबहस। पहले रिपोर्ट देखिए। वक्फ से मुस्लिमों को नहीं ठेकेदारों को परेशानी। वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है, वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी जमीनों को कब्जा करने की नीयत है सरकार की। पहले दिन से हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज कराया, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो या सड़क। एसपी कांग्रेस के प्लान पर मोदी शाह ने पानी फेर दिया। किसी की भी भूमि को आपने वक्फ घोषित कर दिया, चाहे भूमि हिंदू की थी, पूरे के पूरे गांव वक्फ घोषित हो गए जिसमें लोग रह रहे हैं। कहीं मंदिर 1500 साल पुराने मंदिर वक्फ घोषित हो गए जहां पूजन अर्चन होता है। इस तरह से कैसे चल सकता है? वक्फ पर मोदी की खरी खरी, विपक्ष की पोल खुली। वक्फ कानून में संशोधन का बिल पास हुआ, यानी सामाजिक न्याय के लिए एक और बड़ा और ठोस कदम लिया गया। बंटवारे से वक्फ तक विपक्ष पर मोदी शाह का प्रहार। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर आज की पूरी डिबेट फोकस रहने वाली है। तो वो तमाम सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला सवाल ये कि वक्फ से मुस्लिमों को नहीं ठेकेदारों को परेशानी। ये दलील दोनों तरफ से दी जा रही है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जो तनख्वाहिए मौलाना मौलवी हैं वो इससे खुश हैं, तो दूसरी तरफ अभी तक वक्फ के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, क्या सिर्फ ऐसे ही लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं? वक्फ पर मोदी की खरी खरी, विपक्ष की पोल खुली। राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार वक्फ पर खुलकर बात रखी और कहा कि इससे मुस्लिम बेटियों को हक मिलेगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। बंटवारे से वक्फ तक विपक्ष पर मोदी शाह का प्रहार। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को दोहराया कि ये मुसलमानों के हित में है, इससे पिछड़े मुसलमान, जो आर्थिक रूप से कमजोर मुसलमान हैं, उनको फायदा होगा। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी, कपिल श्रीवास्तव जी हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर जीनत अंसारी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, हाजी नजीम खान साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। तो शुरुआत सबसे पहले एसएन सिंह जी आप ही से कर रहे हैं। राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने इस बात को दोहराया कि जो वक्फ संशोधन है वो मुसलमानों के हित में है, खासतौर पर कमजोर, गरीब, पिछड़े मुसलमान, मुस्लिम महिलाएं, बेटियां, इन सबके हित में है। केवल और केवल ठेकेदारों से परेशानी है। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है आपके ऊपर कि ये जमीनों को हड़पने के लिए एक चाल भर है। देखिए आस्था जी, इसको तुष्टीकरण नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। पहले वाला भी जो बिल था वो किस लिए था? ये जो वक्फ था वो मुसलमानों के लिए था, आज भी वक्फ मुसलमानों के लिए है। पहले भी ये था कि जो वक्फ की जमीनों से या जो उस पे संसाधन तैयार होंगे उससे जो पैसा आएगा वो मुसलमानों के हित में जाएगा। आज भी है कि वक्फ से जो पैसा आएगा वो मुसलमानों के हित में जाएगा। पहले भी था कि वक्फ की जो संपत्ति होती है वो सिर्फ मुसलमान ही उसको दे सकते हैं, आज भी है कि वक्फ की संपत्ति को मुसलमान दे सकते हैं। अब हुआ क्या, 95 में और 2013 में तुष्टीकरण के नाते समाजवादी पार्टी से समर्थित जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने एक चाल चला और भूमाफियों के लिए चाल चला। उन्होंने कहा कि एक धर्म पर अत्याचार करिए और जहां लाठी गाड़ दीजिए, जहां उंगली रख दीजिए, वो जमीन आपकी हो जाएगी। उसमें संशोधन करके कहा गया कि भाई वक्फ वो कर सकता है ना
वक्फ तो मुस्लिम कर सकता है, हिंदू करेगा कैसे? हिंदू वक्फ कर ही नहीं सकता। तो इस नाते कहा गया कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप सिद्ध करते हैं आप मुस्लिम हैं तो वक्फ कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात उसमें थी कि बहुत सारे जगह पे देखा गया, चाहे तिरुचिली का एक गांव, तमिलनाडु का और बहुत सारे जगहों पे देखा गया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद हो गया। तो जो उसकी बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, उसमें हिंदू को भी लिया दिया गया, क्योंकि पक्षकार एक पक्षकार हिंदू है, दूसरा पक्ष यही बात राइजिंग भारत के मंच से गृहमंत्री अमित शाह ने तीसरी बात मैं कहूंगा, आस्था जी लास्ट 10 सेकंड और कहूंगा, तीसरी बात मैं कहूंगा कि भैया संविधान की दुहाई दे रहे थे, संविधान में तो समानता की बात कही गई, कहीं नहीं कहा गया है कि आप एक को इतना अधिकार दे दीजिए कि जो उंगली दिखा दे, जो कह दे, जो सुन ले, सब उसी का हो जाए। इसीलिए कहा गया जो सरकारी जमीन है उसको आप नहीं ले सकते हैं, जो आपका है ले सकते हैं। अब आज जो दिक्कत हो रही है आस्था जी, वो इस नाते दिक्कत हो रही है कि कांग्रेस चाह रही है कि हम खुश कर लें मुसलमानों को, और समाजवादी पार्टी चाह रही है हम खुश कर लें, लेकिन 80% मुसलमान तो खुश हैं मोदी जी के इस कानून से। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता। कपिल जी बताइए, आप लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं गई हैं, आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये तो धार्मिक मामलों में इंटरफेरेंस है, इसमें क्यों, इस बॉडी में क्यों हिंदुओं को जो है वो जगह दी जा रही है। पर उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह दलील दी है, जिस बात को एसएन सिंह भी अभी कह रहे थे, कि मान लीजिए कोई मुकदमा, उसमें दूसरी पार्टी हिंदू पक्ष है, तो ऐसे में अगर कोई मामला जाता है वक्फ से रिलेटेड या वहां की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड, जहां दूसरे धर्म का भी कोई शख्स है, तो ऐसे में बॉडी में अगर 1-2 मेंबर्स होंगे तो आपको नहीं लगता कि इससे मामले की सुनवाई में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी? और बॉडी में तो बहुत से मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी तो आप ही लोगों की है, मतलब मुस्लिम पक्ष की है। देखिए, सरकार की नीयत शुरू से धोखा देने की है। जब अमित शाह जी संसद में खड़े होकर के झूठ बोल सकते हैं कि अधिकरण के बाद हाई कोर्ट जाने का कोई अधिकार नहीं था, हम संशोधन कर रहे हैं, अब जाने का अधिकार होगा, महा झूठ बोला उन्होंने। पहले से भी था कि अधिकरण के निर्णय के अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं, और सैकड़ों केसेस हैं जो कि विचारण में चल रहे, कितनों पे निर्णय आ चुके, कितनों पे निर्णय आने वाले। तो ऐसे झूठों की बातों को कौन मानेगा, आप ये बताओ। दूसरी बात, सरकार क्यों पुनर्विलोकन का अधिकार चाहती है? जब अटल बिहारी जी के शासनकाल में जब अल्पसंख्यक मंत्री इनके मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, उन्होंने उसी समय कह दिया कि वक्फ संपत्ति की सारी संपत्तियां जो हैं वो डिजिटलाइजेशन उसका किया जा चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अवैध रूप से 365 संपत्तियों पे कब्जा बना करके रखी हुई है, तो वो कब कब्जा वापस करेगी। तीसरी चीज मैं कह रहा हूं कि जब भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हो गया 1952 में, और सारी अराजियों का अराजियात नंबर पड़ गए, सबका नक्शा बन चुका है, तो अब कौन सी जमीनें जो खतौनी पे आ चुकी है, अगर किसी किस्म से टीपीए के तहत, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत प्रावधानों में कोई अंतरण होता है, तो एलआर एक्ट के माध्यम से सेक्शन 11 से, सेक्शन 60 से, सेक्शन 34 से उसमें नाम दर्ज होता है, जो तहसीलदार के यहाँ से दर्ज होता है। आप मुझे बताइए कि यहाँ कहाँ उंगली रख देने पे किसकी संपत्ति चली गई। ठीक है, ऐसे मुझे लगता है कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के मित्र हैं, इसी तरीके से ट्विटर वाले वकील हैं, केवल टीवी चैनल पर बैठने वाले वकील हैं, पहली बात जानिए, हाउस में जो कुछ भी बातें होती है वो ऑन रिकॉर्ड होता है। ट्विटर वाले वकील सुनिए, ट्विटर वाले सुनिए, देखिए जो भी हाउस में बातें होती हैं ऑन रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मित्र को साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि अखिलेश यादव जी से अच्छी जानकारी रखते हैं। अखिलेश यादव जी को समय दिया गया था, अखिलेश यादव जी ने तो वो राय रखी नहीं जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र। अखिलेश यादव जी वहां कहां चले जाते हैं, महंगाई पे चले जाते हैं, बेरोजगारी पे चले जाते हैं, कुंभ पे चले जाते हैं। एक बात, दूसरी बात मैं कहूंगा, फिर से सुन लीजिए अगर आप ना सुने, ऑन द रिकॉर्ड जो कुछ भी हाउस में बोला जाता है वो ऑन द रिकॉर्ड होता है। और उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिसका डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें तमिलनाडु का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, झारखंड का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया, और मुझे लगता है आजम खान का भी। दूसरी बात आपने कहा कि भाई ये तो सारी चीजें उसमें आ गई थी, तो आपके सहयोगी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 70%, ओवैसी जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है उत्तर प्रदेश की 70% वक्त की जमीन जिसका कागज ही नहीं है। तो अगर कागज है नहीं महोदय तो आपका है कैसे? अगर कागज ही नहीं है तो जबरदस्ती वाला कानून चल रहा है क्या? दोनों तरफ के प्रहार बहुत है, वार पलटवार बहुत है, लेकिन मैं प्रियंका गुप्ता जी को डिबेट में लाना चाहूंगी। प्रियंका जी, गृह मंत्री अमित शाह ने राइजिंग भारत के मंच से एक और बात कही,
उन्होंने कहा कि सरकार जहां भी रिफॉर्म्स की कोशिश करती है, विपक्ष जो है हमेशा से उस पर अफवाह फैलाने का और भ्रमित करने का काम करता है। उन्होंने सीए को कोट किया और कहा कि मैं चुनौती देकर राहुल गांधी से पूछता हूं, आज 2 साल हो गए, बता दीजिए किसी मुस्लिम की नागरिकता अगर गई है। यही काम वक्फ को लेकर हो रहा है। देखिए, मुझे तो हंसी आती है। अभी यहाँ पर एसएन सिंह जी बोल रहे थे 90% मुसलमानों को उन्होंने खुश कर लिया है। अरे भाई, आप हिंदुओं को भी देख लीजिए कि मुसलमानों को खुश करने के लिए आपको हिंदू वोट देता है क्या? कम से कम अब हिंदुओं का भी सुध ले लीजिए, उसकी नौकरी पे भी बात कर लीजिए, उसके किसानों के जो है ना कर्ज पे भी बात कर लीजिए, उसकी जो आय दुगनी करने का वादा किया था उस पे बात कर लीजिए। अच्छा, मंच भी देखिए कौन सा था? मंच था शाइनिंग भारत। मतलब ये शाइनिंग भारत के मंच पर ये एक विशेष धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि भाई सब लोग यहाँ तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे आप तुष्टीकरण कर रहे हैं भाई, आप शाइनिंग भारत के मंच से भारत के युवाओं को एड्रेस नहीं कर रहे। राइजिंग भारत, हाँ, राइजिंग भारत के मंच से आप युवाओं को एड्रेस नहीं कर रहे, आप इस देश की महिलाओं को एड्रेस नहीं कर रहे, आप इस देश के किसानों को नहीं एड्रेस कर रहे हैं, आप इस देश के मजदूरों को वक्फ बिल को लेकर ये भी कहा कि इससे महिलाओं बेटियों को फायदा होगा, पिछड़े मुसलमानों को, पसमानदाओं को जगह मिलेगी, अहमदियों को जगह मिलेगी। उनको लोग क्यों भूल जाते हैं? आस्था जी, आर्थिक रूप से जो डिफरेंस है वो तो कम्युनिटी के अंदर भी लोग है ना, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इनसे कहिए कि क्या फायदा होगा महिलाओं को। आस्था जी, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ हंसना चाहिए। हंसने वालों के लिए कपिल शर्मा का शो है, उसमें जाके हंसना चाहिए। यहाँ तो डिबेट हो रही है, यहाँ जरूर लोग पूछेंगे कि अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन हो रहा है, वहां पे भी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमें एक धर्म के साथ अगर खड़े होने की आवश्यकता पड़ेगी तो खड़ा होना चाहिए। कहां पे कह रहे हैं? जहां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो इसलिए तो शर्म आना चाहिए इनको, पहली बात। दूसरी बात, मैं कोट करना चाहता हूं यहाँ पे, चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं और ऑनलाइन कहूंगा, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता राम मनोहर लोहिया जी गिल्टी मैन आप पार्टीशन में कहते हैं, उसी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा, नेहरू जी के बारे में समाजवादी पार्टी नेता राम मनोहर लोहिया कहते हैं, कई बड़े नेता जिनमें नेहरू जी शामिल थे, सत्ता के भूखे थे, इनके नाते बंटवारा हुआ। उस समय भी जो तुष्टीकरण कर रहे थे, उनकी पार्टी आज भी तुष्टीकरण कर रही है। इस नाते मैं कहूंगा कि लोहिया जी जो कह रहे थे, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वही कहा, ये लोग प्रियंका जी फिर मौका मिलेगा, ये लोग तुष्टीकरण को 5 सेकंड खत्म करिए एसएन सिंह जी, मैं कह रहा हूँ आस्था जी, मैं 2 पैनलिस्ट और हैं। 4 चीजें आज पूछना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों लोग बैठे हैं। कपिल जी, 1 सेकंड आप बताइए कि आपको ऑब्जेक्शन किस चीज पर है? मैं पूरा समय नहीं को दे देता हूं। ठीक है, हम रुक करेंगे, हम रुक करेंगे, कपिल जी का भी हम रुक करेंगे, प्रियंका जी का भी, दोनों से बिंदु पूछेंगे कि किन किन चीज पर ऑब्जेक्शन है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर जीनत अंसारी हमारे बीच में है, हाजी नजीम खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में है। जीनत अंसारी जी बताइए, वक्फ संशोधनों से एक बड़ी उम्मीद या जो एक बड़ा दावा है वो ये है कि मुस्लिम महिलाओं और बेटियों को उनका हक मिलेगा, बगैर उनको उनका हक दिए वक्फ नहीं हो सकता। और यहां तक कि जो वक्फ बोर्ड की बॉडी है उसमें भी महिलाओं की जगह अनिवार्य हो जाएगी। अभी तक यह था कि होना चाहिए, लेकिन अब अनिवार्यता हो जाएगी। बिल्कुल, ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल बना है, इसकी मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ये वाकई ये बहुत सही बात है कि जितने भी आज तक के जितनी भी बेवाए महिलाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जितने भी मतलब कि जितने गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उन सबको भी इंसाफ मिलेगा। उन सब के लिए एक रास्ता खुलने जा रहा है, क्योंकि ये जो वक्फ की जो जमीन थी वो जो वक्फ की जाती है, तो उनके ऊपर सपा सरकार ने अपना एक नुमाइंदा ऐसा बिठा दिया है। और उसका मैं आपको ऐसे नहीं, मैं अब विद प्रूफ आपको मैं प्रमाणित कर सकती हूँ कि उन लोगों ने वक्फ की जमीन पर अपना कब्जा कर करके 45 लाख में उन्होंने दुकानें बेच दी है, पकड़ी ले करके। उन्होंने एक वक्फ की बहुत बड़ी जमीन पर उन्होंने क्या नाम सिनेमा हॉल खोल दिया है। ये बताइए कि वक्फ की जो जमीन की जाती है उसके अंदर हॉस्पिटल बनना, एजुकेशन का होना, गरीब औरतों को रोजगार मिलना, महिलाओं को के लिए जो उनके लिए स्कूल कॉलेजेस वो सब बनना। तो ये जब एक जो महिलाओं को उत्थान के लिए जो मुस्लिम्स को काम करना चाहिए था, आखिरकार समझ में नहीं आता है कि वो क्यों पीछे हट जाते हैं जब मुस्लिम औरतों का, महिलाओं का, गरीबों का जो मसला आता है। तो ये जो परेशानी हो रही है, सिर्फ उन्हीं को परेशानी हो रही है कि जितने भी जो लोग जितने मलाई खा रहे थे, तो उन लोगों से परेशानी हो रही है। वरना तो आप देखिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और सब दिल खोल के इस बिल का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, हाजी साहब हमारे बीच में मुस्लिम स्कॉलर, हाजी साहब बताइए,
मुस्लिम स्कॉलर है हमारे बीच में जीनत जी, वो इस बात को कह रही हैं कि सिर्फ दिक्कत उनको है जिनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, जिन्होंने वक्फ के नाम पर करप्शन को शुरू किया था या कमर्शलाइजेशन करके वो मोटी कमाई कर रहे थे बिना किसी जवाबदेही के। हाजी साहब। हाँ आस्था जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी। हाँ देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और देखिए, अब जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर जीनत अंसारी जी ने बात अपना वक्त रखा, देखिए उनका अपना विचार हो सकता है। ये जो अभी 90% वाले कह रहे थे ना कि 90% मुसलमान साथ है, सिर्फ इनके साथ 10% मुसलमान इनके साथ है, वही 10% है जो इनके राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। अरे सुन तो लीजिए सर, अब सभी के बीच में आप लोग डिबेट के मंच को इस तरह मत बनाइए। सबका सम्मान है, मंत्र पढ़ने की बताइए ना कि सबका सम्मान है, लेकिन दिस इज नॉट द प्लेस, दिस इज नॉट द प्लेस। प्लीज पुट योर फैक्ट्स, प्लीज पुट योर फैक्ट्स। ठीक है हाजी साहब, जवाब दीजिए। आपकी जमीन पर जो होटल बनवा रखे हैं, जो दुकानें बनवा रखे हैं, क्या अधिकृत हैं? हाजी साहब, यही बात गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में भी कही थी कि ये नहीं चलेगा कि वक्त की जमीन पर 5 स्टार होटल खोल दिया जाए। हाँ आस्था जी, अगर सारी बात अगर हमारे सिंह साहब ही रख देंगे तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए, बात पूरी करिए हाजी साहब। एसएन सिंह जी एक सेकंड। अगर कपिल जी बोलते हैं तो बीच में कूद जाते हैं सिंह साहब। अगर हमारी कांग्रेस प्रवक्ता बहन अगर बोलती है तो उनके बीच में कूद जाते हैं। नहीं, सब एक दूसरे के बीच में कूद रहे हैं, इसलिए मुझे सबको रोकना पड़ा। हाँ बोलिए। हाँ अब देखिए मुल्क के वजीर आजम ने राइजिंग भारत के अंदर बोला था कि सामान्य मुस्लिम, जब ये बोला था और कहा था कि सामान्य मुस्लिम भारत के अंदर हुए थे, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए हम लोगों को अबुल कलाम आजाद साहब की वो सुनहरी बातें याद आ जाती है। हमारे बुजुर्गों ने अबुल कलाम आजाद साहब की वो बातें सुनी थी जिसमें कहा था कि ए भारत के मुसलमानों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस भारत के मुस्तकबिल वो सब ठीक है। मुझे आप ये बताइए कि वक्फ संशोधन जिसका स्वागत डॉक्टर जीनत अंसारी ने भी किया, उन्होंने करप्शन की तरफ सबका ध्यान खींचा कि ऐसा भी होता है, लोग वहां पर दुकानें खुलवा देते हैं या उसका कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं और या उसके नाम पर कमाई करते हैं, लोगों को उनका हक नहीं मिल पाता। ऐसा हो रहा है तो मुझे बताइए, क्या उस पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ आस्था जी, देखिए अगर यहाँ पर इस तरीके की बातें उठाई जा रही है तो जाहिर सी बात है, देखिए 11 साल से केंद्र सरकार है मौजूद, तो केंद्र सरकार 11 साल से क्या कर रही थी? अब 11 साल में उनको याद आ रही है मुसलमानों के हितों की और गरीब मुसलमानों के। बार बार कह रहे थे कि गरीब मुसलमानों का फायदा होगा, यानी कि 11 साल में अब तक कितना फायदा हुआ? मैं तो इनसे कहता हूँ सिंह साहब मौजूद है, सिर्फ 3 फायदे आप बता दीजिए, 3 फायदे मुसलमान को होने जा रहे हैं। और रही बात ये कि जिस तरीके की बात सिंह साहब बार बार कह रहे हैं वक्फ की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ वक्फ की जो जमीन है वो ये हमारे बाप दादों की मिल्कियत है। ओवैसी साहब की बता दीजिए ना, वो आपकी जमीन बाप दादा की जमीन नहीं हुई, अल्लाह को